हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको पता ही है कि अब हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स से अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि हम लिमिटेड जो नोट्स मैं अपने लिए बनाती हूँ उन्हीं से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ताकि हम फालतू बहुत ज़्यादा मटेरियल में ना घुसे और जो लिमिटेड है और जो इम्पोर्टेंट है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं बस हम उनको उन पर काम करेंगे। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट्स है, ताकि आपके क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसमें क्या है, आपकी जो टॉपिक्स है हमने बहुत लिमिटेड लैंग्वेज में कवर किया है। इसके अलावा अगर आपको ये वाले टॉपिक जो मैं आजकल पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, अगर आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है तो इन टॉपिक को मैंने अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करके अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो। लेकिन मुझे लगता है ये भी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरीज में फंस करके भी हमें क्या होगा, हमारे जो मेन पॉइंट्स है वो क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ठीक है, वो हम मिस कर देते हैं मेन पॉइंट्स, और बाकी थ्योरी में हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैंने जो नोट्स मैं अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हैंडमेड नोट्स जो है वो सबसे बेहतर होते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं जब भी पढ़ती हूँ कहीं से तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपने खुद के नोट्स बनाती हूँ उसे पढ़ करके। ठीक है, तो यही इन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो लेकिन अगर फिर भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो लास्ट में आप मेरी वीडियो देखिएगा, प्ले लिस्ट है हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन की, उसमें सारे वीडियो डिटेल में भी पढ़ाए गए हैं ये वाले टॉपिक्स। ठीक है, तो इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें है हमारा डाइजेशन। तो लास्ट आपने देखा था, हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन का और हमने फूड का पढ़ा था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या है हमारा, ये सिंपल सा डाइजेशन है, जब बल्कि ये न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने जो भी खाया है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हमने लिए हैं, जो भी हमने फूड आइटम्स लिया है, वो हमारी बॉडी में क्या न्यूट्रिएंट्स देता है, किस तरीके से उनका डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो हमारी क्या करेंगे, स्मॉलर फॉर्म में उनको तोड़ना। ठीक है, तो इसी पे आज हम पूरा लेक्चर पे अपनी बात करेंगे। तो देखो, जैसे कि सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे छोटी हमारी क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। जो भी हम खाते हैं अल्टीमेटली वो हमारी इस बॉडी की जितनी करोड़ों लाखों सेल्स हमारी बॉडी में होती है, उन्हीं में वो खाए हुए न्यूट्रिएंट्स जो होंगे क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेल्स। ठीक है, सेल्स आपको दिखाई दे रही है। सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी इस तरीके से और क्या बनाएंगे, ये टिश्यू बनाएंगी। यही टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं। बॉडी ऑर्गन्स ऐसा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, यही टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन बनाते हैं। यही ऑर्गन, सारे के सारे ऑर्गन जब साथ में मिलकर काम करने लगते हैं पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे कि आप ये देखोगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये मिलकर के हमारा क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। ठीक है, तो हमारे क्या है, सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या है, सेल है। बहुत सारी सेल्स मिलकर के हमारे टिश्यूज यानी कि हमारे उत्तक बना रही हैं। सेल को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के हमें क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। यही उत्तक हमारे क्या करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं। जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाते हैं। यही ऑर्गन जब साथ में मिलकर के काम करने लगते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारी पूरा बॉडी को बनाता है। ठीक है, तो बॉडी तभी काम करेगी जब आपके सभी ऑर्गन सिस्टम क्या कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक है, ये आपके सेल्स हैं। सेल्स में आपको पता है कि हर जो जितना भी हम खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने हमारे ऑर्गन सिस्टम से, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ टूटी वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, सेल्स में जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ यूटिलाइज होते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कहाँ यूटिलाइज होते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स में यूटिलाइज होते हैं। तो ये सबको पता है, ये हमारी एक सेल का, एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर है। सबसे छोटी सेल हमारी बॉडी में पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए। वैसे हम फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे, क्योंकि नेट में तो फिजियोलॉजी आती नहीं है, लेकिन जो पीजीटी टीजीटी का एग्जाम है उसमें 60% तक मैंने फिजियोलॉजी के क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, तो जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमारे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने ग्लूकोज खाया, ठीक है, ग्लूकोज खाया मैंने, तो ग्लूकोज कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है ये, ग्लूकोज यहाँ आएगा और यहाँ आके वो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग बॉडी यहाँ टूट करके वो एनर्जी हमें देता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के
को, ठीक है। तो जो भी मैं न्यूट्रिएंट्स खा रही हूँ तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली मेरी बॉडी की सेल्स में आकर के यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जिसमें आप देखोगे तो हमारी बॉडी किस तरीके से बनती है। हमारी बॉडी ऑर्गन से बनती है। ऑर्गन सिस्टम हमारा किससे बनता है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन बनाने के लिए हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और टिश्यूज़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारी सेल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के हमारी टिश्यू बनाएंगे, मिलियंस ऑफ टिश्यू मिलकर के हमारे ऑर्गन्स बनाएंगे, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अलग अलग ऑर्गन मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। यही जो भी हम खाते हैं वो कहाँ जाता है, अल्टीमेटली हमारी सेल्स में ही जाता है, और सेल्स में जाकर के वो यूटिलाइज होकर के हमें एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग वगैरह का काम जो उसका होता है वो करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो अब हमारा डाइजेशन है, ठीक है। तो डाइजेशन में हमारा क्या था, अगर हम देखें तो डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन है ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। यानी कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं उनको किस में तोड़ लेना, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना। किस में तोड़ना है हमें, उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि सिंपलर फॉर्म का मतलब क्या है, मैंने कल भी बताया था कि हमने रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है और मिनरल्स है। इसके अलावा फाइबर, फाइटोकेमिकल्स भी उसमें पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली हम यहाँ 5 न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें से आप देखोगे तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे, अपने सिंपलर फॉर्म में टूटेंगे, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या करते हैं, अपने सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको देखना है, अब अगर हम डाइजेशन देखें तो डाइजेशन में आप ये देखोगे कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे खाने में हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स आए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो वो बने कैसे हैं। तो अगर आप देखो तो ये क्या है, ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और सेलुलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो आप ये देखोगे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो आपको न्यूट्रिएंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे, अगर हम देखेंगे, हमने रोटी में क्या खाया, स्टार्च खाया, ठीक है। स्टार्च है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है स्टार्च। तो हमने स्टार्च खाया, तो आप देखोगे कि स्टार्च क्या है, ये हमारा मिल करके बना है किससे, ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट से। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि एक एक जो ये आपको मोती जैसे दाने दिखाई दे रहे हैं ना, ये ग्लूकोज हैं, ठीक है। जो मोती जैसे आपको दाने दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो स्टार्च क्या है, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो आप अगर इसमें देखो तो जितने जो मोती जैसे दाने हैं इसमें, ये सब क्या है, ये स्टार्च हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर, जब स्टार्च का डाइजेशन का मतलब क्या है, स्टार्च का डाइजेशन का मतलब ये है कि जो मोतियों की माला ग्लूकोज की बनी हुई है, ये क्या होगी, टूट जाएगी, ठीक है। और हर ग्लूकोज क्या होगा, अपना अलग अलग हो जाएगा। जैसे अभी ये इस तरीके से चिपके हुए बने हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे चिपके हुए हैं ये ग्लूकोज सारे। तो जब ये, इनका डाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो ग्लूकोज हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। फिर इसी तरीके से हमारा किसका डाइजेशन होगा, इसी तरीके से हमारा होगा अमीनो एसिड का डाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अमीनो एसिड का डाइजेशन होगा। उसमें भी क्या होगा, जो प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन ये देख रहे हो, ये किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटीन की जो एक एक मोती है, ये क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। तो बहुत सारे मोती जो होते हैं अमीनो एसिड्स के, मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा प्रोटीन बनाता है। इसी तरीके से हमारा ग्लिसरॉल आएगा, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आएगा। इसी तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बनाते हैं, ये हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारा फैट्स बनाते हैं, फैट्स या लिपिड बनाते हैं, ठीक है। फैट्स और लिपिड एक ही बात है, ठीक है, वो बनाते हैं। समझ में आया इतना? तो हमारा जो डाइजेशन का मेन काम है, डाइजेशन का मेन काम ही ये है, इन मोतियों को अलग करना, ठीक है। जो एक एक यूनिट है हमारी, इनको अलग कर देना, ठीक है। जो दो यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं, तो डाइजेशन सिस्टम में क्या होगा, ये दो यूनिट जो हैं आपस में जुड़ करके अलग अलग हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ठीक है। इसी को डाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसे क्या करना होगा, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को पहले तोड़ना होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज को वो यूटिलाइज कर सकती है। बॉडी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन या फैट को यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसे क्या करना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को तोड़ना होगा। तोड़ करके वो उनके जो सबसे छोटी यूनिट, यानी कि अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को यूज़ करेगी, अमीनो एसिड को यूज़ करेगी और फैटी एसिड को यूज़ करेगी बॉडी, ठीक है। समझ में आया इतना? तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज यूनिट से बॉन्डेड टुगेदर
ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं वो एक साथ जुड़ करके क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन, अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज किससे बनेगा, ग्लूकोज की यूनिट मिलकर के बनाती है। यानी कि जो मैंने फूड में रोटी खाई, चावल खाया, उसमें क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है वो बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट का एक गुच्छा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, इसी तरीके से वो कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का गुच्छा मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना है। तो मेरी बॉडी में मैं जब कार्बोहाइड्रेट को खा रही हूँ तो पहले वो अंगूर के जितने भी गुच्छे हैं वो अलग अलग अंगूर में टूट जाएंगे, अलग अलग ग्लूकोज में टूट जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इतना। अमीनो एसिड यूनिट्स बॉन्डेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस प्रोटीन। और अमीनो एसिड कैसे बना, क्या और प्रोटीन कैसे बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड की यूनिट क्या करती है, आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। जो रोटी में है वो इस तरीके से प्रोटीन बना हुआ है। ठीक है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये बन रहा है खाने में। ठीक है, यानी कि जो रोटी है, रोटी में जो मेरे पास आया है फैटी एसिड, अमीनो एसिड और जो ग्लूकोज है वो हमारा कैसे आया है, वो हमारा बहुत सारे गुच्छे हैं अलग अलग चीज़ के। कार्बोहाइड्रेट है तो वो किसका, ग्लूकोज का गुच्छा है। ठीक है, रोटी में प्रोटीन है तो प्रोटीन किसका, अमीनो एसिड का गुच्छा है। और अगर लिपिड है तो लिपिड किसका है, फैटी एसिड यानी कि और ग्लिसरॉल का गुच्छा है। तो वो हमारी बॉडी में आकर के क्या होगा, वापस उन्हीं यूनिट्स में टूट जाएगा जिससे वो मिलके बने हुए हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, हमारा डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आप देखोगे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप देखो जो हमारा सिंपल शुगर है, ठीक है, जो सिंपल शुगर है, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी यूनिट है। ठीक है, प्राइमरी यूनिट यानी कि सबसे एक अकेला मोती। ठीक है, तो अकेला मोती क्या है, सिंपल शुगर है, अमीनो एसिड है और फैटी एसिड्स है। ठीक है, तो इसमें क्या आप देखोगे तो यही में जब हमारी रोटी है हमारे पास, तो रोटी यही मिलकर के बनाती है। कार्बोहाइड्रेट क्या मिलकर बनाएगा, फूड में बहुत सारे सिंपल शुगर मिलकर के, सिंपल शुगर बोल लो, ग्लूकोज बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे खाने के अंदर। ठीक है, जब हम रोटी खा रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सिंपल शुगर ने मिलकर के क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया है। बहुत सारे अमीनो एसिड ने मिलकर के क्या बनाया है, प्रोटीन बनाया है खाने में। और बहुत सारे फैटी एसिड ने मिलकर के लिपिड बनाया है। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो ये जब बने हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ तक तो हमारे फूड के अंदर है, यहाँ तक क्या है, फूड के अंदर है, जो रोटी मेरे सामने रखी है। अब मैंने उस रोटी को खा लिया। ठीक है, तो जब मैंने उसे खाया तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, यानी कि मेरे खाने के बाद जब मैंने मुंह के अंदर उसको लिया है, जो मैंने उसको सलाइवा के साथ अपनी बॉडी के अंदर लिया है, तो उसके साथ क्या होगा, वो हमारा वापस शुगर में ही टूटेगा, यानी कि वापस ग्लूकोज में ही मेरी बॉडी में जाके टूटेगा। और ये वापस अमीनो एसिड में मेरी बॉडी में जाके टूटेगा, और ये वापस फैटी एसिड में जाकर के मेरी बॉडी में टूटेगा। ठीक है, लिपिड फैटी एसिड में टूटेगा बॉडी के अंदर, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूटेगा, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज या फिर शुगर्स में हमारी बॉडी में जाकर के टूटेगा, सिंपल शुगर में। ठीक है, समझ में आया इतना। तो डाइजेशन का मतलब कुछ नहीं है, जिससे भी हमारा फूड बना हुआ होता है, जो भी उसकी प्राइमरी यूनिट होती है, तो हमारा जो भी उसकी प्राइमरी यूनिट है, उसी में जाकर के जब हमारा फूड आइटम जो है टूट जाता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स टूट जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन हम बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन हम उसको बोलते हैं, मतलब कि अपनी सिंपल यूनिट में टूट जाना हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है, डाइजेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो इसमें मेन हमारा यही था डाइजेशन में। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट्स में कहाँ कहाँ डाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट थे, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल थे, बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बने हैं, वो अपने अपने यूनिट्स के, तो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है, तो उसको हमें क्या करना है, उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज से मिलकर के अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट बना है, स्टार्च बना है, तो वो क्या होगा, हमारा वापस हमारी बॉडी में किस में टूटेगा, ग्लूकोज में ही टूटेगा, तभी बॉडी में यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ब्रोकन डाइजेशन का यही मतलब है कि जितने भी फूड मटेरियल है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उन्हें उनकी सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना है। ठीक है, बॉडी कैन यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, बॉडी क्या कैन नॉट यूटिलाइज। ठीक है, बॉडी क्या है, अपनी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड की, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है बॉडी। तो बॉडी को अगर कोई न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना है तो उसे क्या करना होगा, सिंपलर फॉर्म में यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, तो बॉडी कोई भी फूड न्यूट्रिएंट्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर सकती, उसे क्या करना होगा, पहले उस न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म में उसकी तोड़ना होगा, उसके बाद बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी। ठीक है,
तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, एक है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो ये हो गया हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हो गया हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट और लिपिड था। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, क्योंकि ग्लूकोज से ही मिलकर वो बना है। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा हमारी बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है, अमीनो एसिड से ही मिलकर बना हुआ होता है। फैट जो है फैटी एसिड की यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए वो बॉडी में जाकर के पहले फैटी एसिड में ही टूटेगा। ठीक है, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमने कल भी बात की थी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी में ज़्यादा हमें चाहिए, ज़्यादा मात्रा में हमें जिनकी आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ क्या है, वो हमारी बॉडी में जा कर के पहले टूटेंगे, डाइजेस्ट होंगे, फिर बॉडी में यूटिलाइज होगा। ठीक है, उनका, और ये एनर्जी भी देते हैं, है ना, यही तो था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या देते हैं, वो हमें एनर्जी भी देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये हमें एनर्जी भी देंगे। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या था, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन और मिनरल क्या करते हैं, विटामिन और मिनरल्स हमें क्या करते हैं, ये एक तो इनकी डाइजेशन की इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ डाइजेशन की इनमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही सिंपलर फॉर्म में होते हैं। एक ही यूनिट है ना, तो एक यूनिट को भी हम कितना तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंपलर फॉर्म में है अपनी, जब एक ही मोती है हमारे पास, तो उस मोती को हमें आगे तोड़ने की जरूरत नहीं, वो मोती ऐसे कैसे बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक अकेली यूनिट है, ये सिंपलर फॉर्म में ही है, तो इसको हमें विटामिन और मिनरल्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ डाइजेशन, ये इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्टली बॉडी में क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्मॉलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा आपको। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या है, प्रोटीन है, फैट है और हमारा कार्बोहाइड्रेट है। माइक्रो में हमारा क्या है, विटामिन और मिनरल्स हैं। ठीक है, मैक्रो कल हमने बहुत अच्छे से देखा था, तो इसमें अब हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा क्या है अब हमारा इसके बाद है हमने जो भी खाना खाया वो हमने कहाँ लिया, फूड, मुंह में लिया। ठीक है, यानी कि माउथ से हमने उसको इंजेक्शन किया फूड को, तो माउथ से लेकर के वो कहाँ गया, हमारा ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूट होता है फूड का। तो जब हम मुँह में लेते हैं, मुँह में उसे च्यू करते हैं, मुँह के बाद वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस के बाद वो स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक के बाद वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या है, देखो ये माउथ है। ठीक है, माउथ में गया पहले फूड हमारा, माउथ से हमारा वो कहाँ गया, यहाँ माउथ के बाद हमने ईसोफेगस के थ्रू फूड आया, ये जो ग्रास नली है इसके थ्रू फूड आया, फूड आने के बाद वो स्टमक में गया, यहाँ उसका डाइजेशन हुआ, स्टमक के बाद वो कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑरेंज वाली। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर बचा हुआ वेस्ट मटेरियल ये लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है, ये हमारा मेन रूट है जहाँ जहाँ फूड हमारा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ गया फूड, सबसे पहले फूड हमने मुंह में लिया, यानी कि हमारा बकल कैविटी जिसे हम माउथ भी बोलते हैं, वहाँ गया फूड। उसके बाद ये हमारी ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद स्टमक में गया, स्टमक से होता हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, और फिर जितना वेस्ट मटेरियल है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये बेसिक इसका रूट होता है। इसमें अब आपका क्या है, इसमें कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर हो गया। ठीक है, कुछ और भी ऑर्गन्स है जो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, जैसे ऑर्गन हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, और हमारा पेनक्रियाज हो गया। तो 3 ऑर्गन्स और भी हैं ये, जो क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। और लीवर का अपना काम है, ठीक है, अपना जूस बनाता है लीवर, और गॉल ब्लैडर लीवर के बने हुए जूस को अपने अंदर स्टोर करता है, और पेनक्रियाज अपना जूस बनाता है। और ये सब यहाँ से जुड़े हुए होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ देते हैं, कौन, गॉल ब्लैडर, लीवर और पेनक्रियाज। ठीक है, तो लीवर पहले अपना जूस बनाएगा और कहाँ छोड़ेगा, वो कहाँ दे देगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देगा। ठीक है, जूस को लीवर ने क्या किया, अपना जूस बनाया, आप ये देख रहे हो, ये है लीवर ने जूस बनाया, वो जूस कहाँ गया, इसमें गया। ठीक है,
बाइल जूस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर वो कहाँ गया, गॉल ब्लैडर में गया, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ जाएगा जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से पेनक्रियाज में अपना खुद का जूस बनता है, और पेनक्रियाज क्या करता है, जब भी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तो पेनक्रियाज उस जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ 3 ऑर्गन्स ये और हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। माउथ से गया, माउथ से ईसोफेगस के लिए गया, फिर ईसोफेगस में जाकर के स्टमक में गया, स्टमक के बाद हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा गया, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो किसी भी न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें हमारे पास 2 फैक्टर्स होने चाहिए। पहला फैक्टर्स है, एक तो उस न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए उसका पर्टिकुलर एंजाइम होना चाहिए, साथ ही साथ एक प्रॉपर पीएच होना चाहिए हर एंजाइम के लिए, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रही हूँ तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए मेरे पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होना चाहिए, यानी कि अमाइलेज एंजाइम होगा, वही कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और इसके अलावा उस अमाइलेज एंजाइम को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच मिलना चाहिए, ठीक है। पीएच आपको पता है एसिड और बेस जो होते हैं, ठीक है। जैसे कि एसिड और बेस होते हैं, ऐसा आप देखोगे तो ये हैं, ठीक है। तो एसिड इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की या किसी भी केमिकल्स की, किसी भी जूस की क्या होती है, या तो बेस अल्कलाइन होगा वो या फिर एसिडिक होगा, ठीक है। अल्कलाइन या बेसिक होगा वो या फिर एसिडिक होगा। और अगर उसका पीएच 7 है तो वो क्या कहलाएगा, वो न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है। तो या तो अल्कलाइन होगा या एसिड होगा, और उसका पीएच जो है वो अगर उसका 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, ना तो वो अल्कलाइन होगा ना ही वो एसिडिक होगा, ठीक है। 7 वाला, तो 7 के आसपास के क्या होते हैं वो, जैसे ब्लड है, ब्लड का पीएच हमारा 7 होता है, तो ना तो वो एसिडिक होगा ब्लड हमारा, ना ही अल्कलाइन होगा, ठीक है। इसके अलावा मिल्क भी ऐसा ही है, मिल्क का क्या होता है 6.3 से 6.6 तक होता है, तो वो भी बहुत ही हल्का सा एसिडिक होगा, बल्कि वो ना के बराबर ही एसिडिक मिल्क हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, हर एंजाइम को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर एसिड का मीडियम चाहिए, ठीक है। या तो एसिडिक मीडियम होना चाहिए वहाँ, या फिर अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा लेमन जूस बहुत खट्टा होता है, उसमें एसिड पाया जाता है, तो उसका पीएच कितना है, सिर्फ 2 है, ठीक है। तो ये हमारा हर चीज़ का या तो वो एसिडिक होगा या फिर वो अल्कलाइन होगा, चाहे ब्लड हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गए, ब्लैक कॉफ़ी हो गई हमारी, मिल्क हो गया, यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, तो इनका कुछ ना कुछ पीएच होता है, ठीक है। अगर ये 7 से नीचे है इनका पीएच तो एसिडिक में आएंगे, 7 से ऊपर है तो वो बेस में आएंगे, और अगर 7 के आसपास है तो न्यूट्रल होंगे, ना तो एसिडिक होगा ना ही बेस होगा, ठीक है। ये हमारा ये क्या कहलाएंगे, ये इसीलिए हर एंजाइम को हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए अपना काम करने के लिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पीएच उसके पास होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा एंजाइम। समझ में आ गया भाई इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इतना समझ में आ गया, 2 फैक्टर्स हमें डाइजेशन के लिए चाहिए, एक तो पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए हर न्यूट्रिएंट्स के लिए, और साथ ही साथ उसका पीएच होना चाहिए उस एंजाइम को काम करने के लिए, जो पीएच उस एंजाइम को चाहिए वही पीएच उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स अभी हमने देखे उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स कहाँ डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। कौन से न्यूट्रिएंट्स का कहाँ हमारे किस बॉडी पार्ट्स में हमारा डाइजेशन हो रहा है, जितना भी हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे, ये देखो ये क्या है, ये माउथ है, ठीक है। ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है क्योंकि नोट्स हैं मेरे खुद के। तो सबसे पहला हमारा माउथ यानी कि मुंह में, ठीक है। तो मुंह में क्या होता है, हमारा सलाइवा क्या होगा, अल्कलाइन होगा। हमारा मुंह का जो सलाइवा होता है यानी कि जो लार होती है वो क्या होती है, अल्कलाइन होती है नेचर में, यानी कि उसका पीएच क्या होगा, 7 से ऊपर का होता है पीएच उसका, ठीक है। लार का हमारा कितना है, 6.5 से 6.8 का पीएच कहलाता है, मतलब बिल्कुल अल्कलाइन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक भी बोल सकते हो आप इसे, लेकिन एवरेज इसका अल्कलाइन ही माना जाएगा, ठीक है। तो बकल कैविटी का पीएच कितना होता है, 6.5 से 6.8 होता है हमारा सलाइवा पीएच। इसमें क्या, अब हमारा जो मुंह में हमने मान लो रोटी खाई, तो रोटी में हमारा कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी है, तो इसमें कौन सा वाला पार्ट का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट का डाइजेशन होगा। बाकी जो हमारा ये है, बाकी जो हमारा प्रोटीन और ये है इसका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। किसका, प्रोटीन और
प्रोटीन और फैट का डाइजेशन मुंह में नहीं होता है, सिर्फ किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम, वो हमारी क्या है, हमारे मुंह में पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम हमारे सलाइवा में पाया जाता है, मिक्स होता है एमाइलेज एंजाइम, तो सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेशन कर पाता है हमारा सलाइवा। ठीक है, तो हमारे मुंह में सिर्फ कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। ठीक है, और क्योंकि जो हमारा एमाइलेज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, एमाइलेज एंजाइम चाहिए होता है। तो एमाइलेज एंजाइम जो है, इसको काम करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पीएच है इसका आसपास, इसके आसपास का पीएच क्या होना चाहिए, 6 से आसपास ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे मुंह का पीएच 6.5 से 6.8 का है, तभी एमाइलेज जो है वहाँ पे काम कर पाता है। ठीक है, तो यही है हमारा कुक्ड स्टार्च को हम जब खाएंगे, मैंने जो आलू खाया है उसके अंदर जो स्टार्च है उस पर एमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा। इसको एमाइलेज भी बोल सकते हो, टाइलिन भी बोल सकते हो, एमाइलेज टाइलिन डायस्टेज भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, एमाइलेज टाइलिन और डायस्टेज तीनों के एक ही नाम है, तो तीनों एंजाइम जो है हमारे एक ही नाम है। तो अगर हम एमाइलेज बोल दे, टाइलिन बोल दे, डायस्टेज एंजाइम बोल दें, ये क्या करेगा, हमारा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में हमारे स्टार्च को तोड़ देगा। ठीक है, डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज का मतलब क्या है, जैसे कि देखो आपके पास इतना बड़ा स्टार्च है, ठीक है, कई सारे ग्लूकोज की यूनिट का। ठीक है, तो अब इसमें एमाइलेज एंजाइम ने इसको क्या किया, इसको तोड़ दिया है दो उसमें। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो छोटी छोटी ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया है ग्लूकोज के, इस तरीके से। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज कहलाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या बोल दिया गया है, डेक्स्ट्रिन, और दूसरे वाले को हमने क्या बोल दिया, माल्टोज में। तो थोड़ा डेक्स्ट्रिन बन जाएगा, थोड़ा माल्टोज बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ समझ में आया इतना। तो हमारा सबसे पहले क्या टूटेगा, कुक्ड स्टार्च टूटेगा, जो हमारा स्टार्च है खाने में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है खाने में, वो टूटेगा। एमाइलेज एंजाइम उसको तोड़ेगा और डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में उसको तोड़ देगा। इसीलिए जब हम रोटी खाते हैं, रोटी में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, और जब हम उसे चबाते हैं तो हमारा सलाइवा क्या करता है, उसका जो स्टार्च होता है उसे और भी छोटा छोटा तोड़ देता है, डेक्स्ट्रिन में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए रोटी खाते खाते हमें क्या लगने लगती है, मीठी लगने लगती है। ठीक है, डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है तो रोटी हमें मीठी लगने लगती है। ठीक है, तो स्वीट इन टेस्ट हो जाती है रोटी, क्योंकि डेक्स्ट्रिन क्या होता है, मीठा होता है, और फिर आगे जाके के वो किस में चेंज हो जाएगा, माल्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रोटीन और फैट का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे सलाइवा में, मुंह में प्रोटीन और फैट के लिए कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, बकेल कैविटी बोल लो हम माउथ को, माउथ के अंदर सलाइवा पाया जाता है। सलाइवा का जो हमारा पीएच होता है अल्कलाइन होता है, 6.5 से लेकर 6.8 तक का। वैसे अल्कलाइन ही कहेंगे, बस स्लाइटली एसिडिक भी बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि 6 पॉइंट की रेंज में है ये। ठीक है, तो वैसे अल्कलाइन ही होगा ये। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद हमारा दूसरा है स्टमक। ठीक है, इसके बाद ये खाना हमने मुंह में चबाया, मुंह में च्यू करने के बाद ये ईसोफेगस में गया। ठीक है, तो ईसोफेगस कौन सी थी, जो हमारी ग्रास नली थी। ठीक है, ईसोफेगस कौन सी वाली थी, जो हमारी ग्रास नली थी। तो हमने मुंह से खाना कहाँ भेजा, ईसोफेगस में भेजा ये। ठीक है, हमने मुंह में जो खाना चबाया, इसके बाद कहाँ गया, ये ईसोफेगस में गया, ये जो है ये ग्रास नली। ठीक है, तो ईसोफेगस में जाकर के इसको क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसका काम क्या होता है ईसोफेगस का, सिर्फ यहाँ से खाना लेना और यहाँ स्टमक में छोड़ देना। ठीक है, ये हमारा कौन काम करता है, ये हमारा ईसोफेगस होता है। ठीक है, तो ईसोफेगस का काम क्या है, खाना रिसीव करके इस खाने को यहाँ से लेकर के कहाँ पहुँचा देना, हमारे स्टमक में पहुँचा देना। भोजन नली भोजन के मुंह से लेकर आमाशय तक पहुँचाता है, आमाशय मतलब स्टमक। ठीक है, यहाँ कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस में ऐसा कुछ पाचन नहीं होता है, सिर्फ क्या करती है, खाने को लेकर के खाना, ये देखो ये हमारा क्या है, बकल कैविटी है, हमारा मुंह है, जो हम मुंह में क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं। ठीक है, ये हमारा मुंह है, इसमें हमारा क्या, आपको पता ही है, इसमें हम खाने को च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद मुंह से खाना नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा है इसके बाद है हमारा, अब हमारा नेक्स्ट स्टमक में खाना चला गया। अब स्टमक का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 1.2 से 1.5 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, पीएच इसका एसिडिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एसिडिक पीएच होता है इसका, किसका, हमारे स्टमक का। ठीक है, स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। इसमें 1.2 से 1.5 पीएच होता है। 500 से 150 ml से 250 ml तक पर डे हमारे बॉडी में क्या बनता है, हमारे स्टमक में
गैस्ट्रिक जूस बनता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बनता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे स्टमक में रोज़ बनता है ये। ठीक है, 150 से 250 ml तक का, तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, सब हम अभी आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो स्टमक में हमारा कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्या है हमारा क्या यहाँ पे कौन सा है, एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। और हम ये क्या है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके एंजाइम को क्या चाहिए, उसके एंजाइम को हमारा एल्कलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा। सिर्फ किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। प्रोटीन यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन हम जो भी मैंने प्रोटीन खाया है वो प्रोटीन थोड़ा टूटा हुआ, बिना टूटा हुआ कहाँ जाएगा, मेरे स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाकर के वहाँ पे पेप्सिन एंजाइम है। ये पेप्सिन एंजाइम उस प्रोटीन को प्रोटीएजेज में, पेप्टाइड्स में और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। ठीक है, प्रोटीएजेज पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। जैसे कि ये बहुत बड़ी यूनिट, बहुत गुच्छा है ये बड़ा सा, किसका, प्रोटीन का। तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे गुच्छों में टूट जाएगा। ठीक है, कुछ यूनिट्स में। तो यही कुछ छोटे छोटे गुच्छे हमारे क्या है, प्रोटीन, प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये हमारे छोटे छोटे गुच्छे हैं प्रोटीन के। ठीक है, तो ये बॉडी में आसानी से यूटिलाइज हो जाएंगे जब ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक एक अलग अलग यूनिट इसकी टूट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत इनएक्टिव लाइपेज भी पाया जाता है। कहाँ, हमारे स्टमक में। ठीक है, जो हमारा स्टमक है वहाँ पे क्या पाया जाएगा, इनएक्टिव लाइपेज भी पाया जाता है। लेकिन कोई भी डाइजेशन वहाँ इनएक्टिव लाइपेज का नहीं होता है। क्यों, क्योंकि लाइपेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एसिडिक मीडियम है। ठीक है, इनएक्टिव लाइपेज क्या है, लाइपेज एक एंजाइम है जो लिपिड को तोड़ता है। ठीक है, वो स्टमक में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिपिड का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, वो लिपिड को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि लाइपेज को क्या चाहिए, लाइपेज को चाहिए हमारा एल्कलाइन मीडियम, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है। तो ये लाइपेज जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ पे उसको क्या मिलेगा, एल्कलाइन मीडियम मिलेगा, तब ये फैट को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ लाइपेज पाया जाता है, लेकिन लाइपेज क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो कोई भी काम यहाँ पे नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस क्या होता है, मैंने भी आपको दिखाया था, कहाँ बन रहा था, लीवर में बन रहा था ये। ठीक है, लीवर में बन रहा था। तो बाइल जूस का एक तो, और लीवर में बन करके कहाँ स्टोर हो रहा था, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था, और गॉल ब्लैडर इसे कहाँ छोड़ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ रहा था। ठीक है, तो बाइल जूस हमारा क्या, बाइल जूस का जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन होता है। बाइल जूस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं करता है, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता है, क्या करता है, सिर्फ फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, फैट का इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फैट जो कॉम्प्लेक्स यूनिट में है, तो उस जैसे बड़ी सी यूनिट है, बूंद है फैट की, उसको छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है ये बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस का काम क्या है, फैट की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देना, ताकि आगे जाके लाइपेज एंजाइम उसे आसानी से उसका डाइजेशन कर सके, उसके उसमें से अलग अलग यूनिट को अलग अलग कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब कौन कर रहा है, हमारा बाइल जूस कर रहा है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है, जो फैट की बड़ी यूनिट, बड़ी बूंदें हैं, उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देना, ताकि आगे जाके लाइपेज एंजाइम उसे आसानी से तोड़ सके फैट को। ठीक है, तो ये हमारा बाइल जूस करता है। बाइल जूस कहाँ कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। लीवर में बन करके ये हमारा कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। गॉल ब्लैडर से जब भी हमारे खाने को ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से ये जूस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खाने के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ बन रहा था, हमारा पेनक्रियाज में बन रहा था, ये देखा था ना हमने। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ बन रहा था, पेनक्रियाज में बन रहा था। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस भी क्या होता है, एल्कलाइन होता है। इसका पीएच कितना है, 8.0 से 8.3 पीएच इसका होता है, यानी कि कौन सा हो गया, एल्कलाइन मीडियम का हो गया। तो सिर्फ हमारा एसिडिक क्या है, स्टमक वाला है। स्टमक वाला एसिडिक है, इसीलिए उसमें HCl पाया जाता है, इसीलिए वो एसिडिक होता है स्टमक वाला। बाकी सब हमारे एल्कलाइन है, चाहे बकल कैविटी देख लो आप, बाइल जूस देख लो, पेनक्रियाटिक जूस देख लो, या स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस देख लो, सब एल्कलाइन है। सिर्फ कहाँ कौन सा एसिडिक है, ये हमारा एसिडिक है स्टमक का। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि स्टमक वाला एसिडिक होता है, बाकी सारे हमारे क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं।
फिर है हमारा पैनक्रियाटिक जूस में हमारा अल्कलाइन मीडियम है, 8.0 से 8.3 pH इसका पाया जाता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाज में बन रहा है, अभी मैंने एक आपको लीफ जैसी पत्ती ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया था, वहाँ पे वो पैनक्रियाज था। पैनक्रियाज में सारे जूसेस बनते हैं और ये कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, इसके बाद हमारा पैनक्रियाटिक जूस का जो अल्कलाइन मीडियम होता है 8.0 से 8.3 pH है इसका। फिर हमारा है ये, अब पैनक्रियाटिक जूस में ना स्टार्च को तोड़ने के एंजाइम भी पाए जाते हैं, प्रोटीन को तोड़ने के भी और फैट को तोड़ने के भी एंजाइम हमारे पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो स्टार्च को तोड़ने के लिए यहाँ क्या पाया जा रहा है, एमाइलेज पाया जा रहा है। ऊपर वाला कौन सा था, वो हमारा सिलाइवरी एमाइलेज था, सेम ही होता है वैसे, लेकिन जो हमारे सिलाइवा में पाया जाता है उसको हम सिलाइवरी एमाइलेज बोल देते हैं, और जो पैनक्रियाज में पाया जाता है उसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्च को तोड़ने के लिए हमारा यहाँ भी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो हमारा क्या करता है, माल्टोज और आइसोमाल्टेज में हमारे स्टार्च को तोड़ देता है। तो बड़ी यूनिट क्या थी, जो मैंने पहले भी बताया था, कितना बड़ा गुच्छा है हमारा ग्रुप उसका स्टार्च का, ये टूट करके अलग अलग यूनिट में टूट जा रहा है, छोटे छोटे गुच्छों में। ठीक है, तो वो क्या कहला रहे हैं, हमारे माल्टोज और आइसोमाल्टोज कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि माल्टोज और आइसोमाल्टोज ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जब हम कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बड़ा सा जो गुच्छा था छोटे छोटे गुच्छों में टूट रहा है, तो कौन तोड़ रहा है, एमाइलेज तोड़ रहा है उसे, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में उसको तोड़ दिया है। ठीक है, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको एमाइलोज किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ग्लूकोज की जब हमारी 2 से ज़्यादा यूनिट्स होती हैं ग्लूकोज की जुड़ी हुई तो उसे पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, और जब 2 यूनिट होती है तो उसे डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, उनको वो अलग अलग डाइसैकेराइड्स में तोड़ देगा। तो ये क्या है, हमारे पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में तोड़ता है एमाइलेज, और स्टार्च को एमाइलेज किस में तोड़ता है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तोड़ता है। इसी तरीके से प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में तोड़ता है प्रोटीन को। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या है, ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, जैसे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम था, ये हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, सॉरी हाँ, ये पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं ये वाले। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये एंजाइम्स है जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। ये हमारा प्रोटीएजेस में, पेप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में और कुछ छोटे छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में प्रोटीन को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये किस में, ये भी क्या है, बस बड़े गुच्छे के छोटे छोटे गुच्छे हैं, प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और स्मॉल पेप्टाइड। तो ये नीचे को टूटते जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई 10 यूनिट का 10 अमीनो एसिड का गुच्छा है, वो टूट गया 5-5 में, फिर वो 5-5 आगे जाकर के फिर 3-3 में टूट गए, 2-2 में टूट गए और लास्ट में एक अकेला अमीनो एसिड बचा। ठीक है, तो ये इस तरीके से टूटते हैं प्रोटीन। फिर है हमारा फैट क्या है, हमारा फैट हमारा है लाइपेज। फैट को तोड़ने के लिए क्या पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। देखो पीछे भी पाया जाता है लाइपेज एंजाइम हमारे पैनक्रियाटिक उसमें स्टमक में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे क्या था, एसिडिक मीडियम था, और लाइपेज एंजाइम किसमें काम करता है, या तो अल्कलाइन मीडियम में करेगा या फिर न्यूट्रल मीडियम में करेगा। यहाँ उसे अल्कलाइन मीडियम मिल जाता है तो वो क्या करेगा, फैट को तोड़ना शुरू कर देता है, मोनोग्लिसराइड में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा फैट को। कौन, लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम किसको तोड़ता है, फैट को तोड़ता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन एंजाइम हमारा किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। और एमाइलेज, चाहे सिलाइवरी एमाइलेज हो या फिर हमारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो, ये हमें किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, अब यही सब टूटा टाटा हमारा जो सामान है वो कहाँ आएगा, हमारा टूटा फूटा सामान आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्टमक के बाद कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहाँ बाइल जूस भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। और ये जो पीछे वाले ये जो दोनों जूसेस थे, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ये कहाँ जाके ऐड हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ऐड हो जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने खुद के भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे वहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सुक्रेज एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है और आइसोमाल्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये वाले एंजाइम सुक्रोज को तोड़ देंगे। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और आइसोमाल्टोज, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। ठीक है, तो इनको सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, क्योंकि किससे मिलकर बना हुआ होता है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो लास्ट में सुक्रेज एंजाइम इनको वापस किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। जो चीनी होती है ना, चीनी क्या है, हमारा सुक्रोज है। ठीक है, तो जब हम चीनी, मान लो मैंने 1 चम्मच चीनी खाई, तो वो चीनी जब मैंने खाई तो मेरी वो कहाँ जाएगी, वो सुक्रोज
वो जाएगी मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे सुक्रेज एंजाइम उसे किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा, क्योंकि वो जो चीनी है वो किससे मिलकर बनी है, एक यूनिट ग्लूकोज से और एक यूनिट फ्रक्टोज से ही मिलकर बनी है, वो ही वापस मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही टूट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम तोड़ेगा, जो अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं ये, तो ये इसको तोड़ देगा हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। माल्टोज एंजाइम को माल्टेज एंजाइम तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। आइसोमाल्टोज को आइसोमाल्टेज एंजाइम तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज की 2 यूनिट से ही बना हुआ होता है ये माल्टोज एंजाइम। ठीक है, ये वाला है माल्टोज और आइसोमाल्टेज एक ही तरीके के हैं, बस मिरर इमेज होती है। ठीक है, इसमें माल्टोज में आइसोमाल्टोज में एक ही जैसे हैं, बस मिरर इमेज पाई जाती है ये। ठीक है, जैसे शीशे के सामने मैं खड़ी हूँ ना, तो वो मेरा उल्टा मिरर इमेज बन रहा है, वैसे ही माल्टोज और आइसोमाल्टेज क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। फिर लास्ट में ये सब क्या है, ये हमारे सिंपल शुगर्स हैं। ठीक है, किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में ही टूट जाता है, यानी कि सिंपल शुगर में ये टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट। अभी हम बहुत आगे डिटेल में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, तब जो थोड़ा बहुत आपको इसमें यहाँ कन्फ्यूजन है, तो मैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहाँ भी पढ़ाऊंगी, तो वो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सुक्रोज हमारा किस में टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। माल्टोज हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा। लैक्टोज हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटेगा। कौन तोड़ेगा, लैक्टेज एंजाइम तोड़ेगा। ठीक है, सब एंजाइम्स है, जिसके पीछे ए ऐसी लगता है वो जनरली एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, आइसोमाल्टेज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल शुगर, यानी कि ग्लूकोज या फिर सिंपल शुगर हमारे पास आ जाएगी। ये सभी सिंपल शुगर हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होगा। प्रोटीन का जब डाइजेशन हो रहा है, तो प्रोटीन जो हमारा पॉलीपेप्टाइड्स में टूट गया था पहले। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, प्रोटीन की छोटे छोटे गुच्छे हैं, जो बड़े गुच्छे को तोड़ तोड़ के हमने छोटे ग्रुप्स बना लिए हैं, तो वही पॉलीपेप्टाइड्स को पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। ठीक है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है। तो बचा खुचा भी जो प्रोटीन बच गया है, वो भी किस में टूट जाएगा, वो वापस टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा। अलग अलग मोती अब सब अलग हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा फैट क्या है, फैट हमारा टूटेगा मोनोग्लिसराइड, लाइपेज एंजाइम तोड़ रहा है फैट को, यहाँ पे लिखा हुआ भी है लाइपेज एंजाइम, जो इसमें आ नहीं रहा है। तो जो लाइपेज एंजाइम है हमारा, फैट हमारा कौन तोड़ रहा है, लाइपेज एंजाइम तोड़ रहा है। ठीक है, फैट हमारा कौन तोड़ रहा है, लाइपेज एंजाइम तोड़ रहा है। तो लाइपेज एंजाइम यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख लेना आप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइपेज एंजाइम। तो फैट हमारा क्या तोड़ रहा है, लाइपेज एंजाइम तोड़ रहा है मोनोग्लिसराइड में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, इनमें हमारा फैट तोड़ रहा है उसे। और कोलेस्ट्रॉल है हमारा, कोलेस्ट्रॉल भी टूट रहा है हमारा फैटी एसिड्स में। ठीक है, तो ये सब वापस हमारे सब टूट टाट के किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फैटी एसिड्स में हमें मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिल गया हमें, सिंपल शुगर मिल गया, अमीनो एसिड मिल गया और फैटी एसिड मिल गया। तो आप देखोगे तो पहले ये सारे न्यूट्रिएंट्स इन्हीं से बने हुए हैं, जैसे कि सिंपल शुगर मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है, अमीनो एसिड मिलकर के ही प्रोटीन बनाता है और फैटी एसिड मिलकर के ही फैट या लिपिड बनाता है, लास्ट में वापस उसी में टूट जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे माउथ। ठीक है, तो माउथ में क्या है, माउथ में जो भी डाइजेशन होता है, माउथ में हमारे 2 तरह के डाइजेशन होंगे, एक है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन और एक है हमारा केमिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में हमारा कौन काम करता है, टीथ और टंग काम करती है, जो हमारे दांत और जीभ होती है वो काम करती है हमारी मैकेनिकल में। मैकेनिकल मतलब मशीन्स काम करनी है मुंह की। ठीक है, यानी कि जो मशीन्स है, ऐसे मुंह में क्या क्या मशीन्स होगी, दांत हो गए, जीभ हो गई, ये काम कर रही है। ठीक है, तो दांत जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो उसे च्यू करते हैं दांतों से। ठीक है, छोटा छोटा तोड़ देते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। टंग क्या करती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और उसके साथ खाने के साथ अच्छे से सलाइवा को मिक्स करती है। तो सबसे पहला मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जो हमें कौन करता है, टीथ और टंग करती हैं, स्वेलरिंग करती हैं, परसीविंग करती है, परसीव करती हैं टेस्ट को। ठीक है, परसीविंग टेस्ट, सब डिवीज़न छोटा छोटा तोड़ देती हैं खाने को, रोटी को छोटा छोटा तोड़ देती हैं, च्यूई करती हैं और फूड को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आते हैं। ठीक है, यानी कि बड़ी जो रोटी का मैंने बाइट लिया था, वो टूट टूट के छोटे छोटे बाइट में टूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होता है, सबसे पहले हम उसे मुँह में लेते हैं, उसके बाद हम मुँह में उसे छोटा छोटा तोड़ते हैं, हमारे दाँत उसे पीसते हैं, उसके बाद ग्राइंड करने के बाद उसे हम ईसोफेगस से हम उसे नीचे भेज देते हैं खाने को। तो एक तो हमारा ये हो गया केमिकल डाइजेशन, दूसरा उसके साथ एक तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होगा हमारा केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम में क्या है,
इसमें क्या होता है, एंजाइम के द्वारा हमारे क्या होंगे, केमिकल डाइजेशन होगा। जो हमारा एंजाइम क्या था, एंजाइम क्या था हमारा, एमाइलेज एंजाइम हमारे मुंह में पाया जा रहा था, अभी देखा था ना हमने। तो जो हमारा माउथ है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बकल कैविटी में हमारा एमाइलेज एंजाइम पाया जा रहा था। तो वो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को छोटे छोटे उसमें ग्लूकोज में या फिर छोटे छोटे किस किस में तोड़ रहा था, डेक्स्ट्रीन में तोड़ रहा था और माल्टोज में तोड़ रहा था, छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देता है वो हमारा एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अब से माउथ में जब खाना होता है, जब हमारे मुंह में हम खाने को छोटे छोटे पीस रहे होते हैं अपने दांतों से अच्छे से, बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि 32 टाइम्स आपको च्यू करना चाहिए ताकि उसमें अच्छे से सलाइवा मिक्स हो जाए और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बहुत ज़्यादा काम ना करने पड़े, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स निकल जाए। ठीक है, तो माउथ में हमारे क्या है, सलाइवा पाया जाता है और जो माउथ का जो खाना होता है, जो मुंह के अंदर जो हमने चबा के खाना बनाया उसको क्या बोलते हैं, बोलस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो माउथ में जब हमारे खाना है, हमारे मुंह में हमने उसे चबा रखा है तो उसे क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। और यहाँ हमारे क्या पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है। सलाइवा होता है, सलाइवा डेली आप देखोगे तो 1 से लेकर के 1.5 लीटर डेली हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, मतलब 1 से 1.5 लीटर हमारे मुंह के रोज का सलाइवा बनता है। ठीक है, जिसमें से 96% से वाटर होता है, 1% उसमें के और बचे हुए 1% में के आयन होते हैं, पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, एंजाइम हो गया, लाइसोजाइम हो गया और यूरिया और म्यूसिन हमारे मुंह में सलाइवा में पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं। इसमें लाइसोजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब क्या है, जो मैं मुंह में खाती हूँ तो खाने के साथ क्या जाता है, कई बार बैक्टीरिया आ जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करता है, बहुत हद तक ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम है, तो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, ये हमारे पसीने में ही पाया जाता है, जो पसीने की बदबू को, जो स्वेटिंग की जो स्मेल है ना उसको कम करता है लाइसोजाइम। ठीक है, तो यूरिया, म्यूसिन ये सब हमारे मुंह में पाए जाते हैं। ठीक है, म्यूसिन क्या करता है, खाने को चिपचिप बनाने का काम करता है, ताकि वो ईसोफेगस में आसानी से ऊपर से नीचे चला जाए। ठीक है, और ये जो हमारा सलाइवा है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल होता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड किसके द्वारा कंट्रोल होती है, माइंड के द्वारा। आपने देखा होगा कई बार खाने की स्मेल देख करके हमें क्या आने लगता है, हमने खाना नहीं खाया देखा है, लेकिन स्मेल सुन करके या खाना देख के भी हमें क्या आने लगता है, सलाइवा आने लगता है बिना खाना खाए। ठीक है, क्योंकि दिमाग के द्वारा कंट्रोल होता है, दिमाग को पता होता है कि अब खाने की खुशबू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, खाना आने वाला है। ठीक है, तो वो पहले ही सलाइवा सीक्रेट करना शुरू कर देता है। तो सलाइवरी ग्लैंड किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल होती है, जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं। चेंज इन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ रहा था, जो मैकेनिकल कर रहा था, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, खाने के अंदर जो केमिकल्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, तो यहाँ पे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आएगा। अब माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा हमारा, माउथ के बाद हमारा खाना जाएगा गैस्ट्रिक स्टमक में। ठीक है, स्टमक में क्या पाया जाता है, ये वाला मैंने बताया था ना कि माउथ के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ठीक है, यहाँ से माउथ में खाना लिया आपने, चबाया उसको, उसमें जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट था उसका डाइजेशन थोड़ा थोड़ा हुआ, एमाइलेज एंजाइम ने उसको डाइजेस्ट किया, उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्टमक में क्या क्या डाइजेशन होता है। ठीक है, तो स्टमक में क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं और क्या क्या डाइजेशन हमारे स्टमक में पाया जाता है। अब स्टमक में क्या है हमारा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, स्टमक में डेली कुछ गैस्ट्रिक जूस बनता है, लगभग 1.5 से 2.5 ml तक का गैस्ट्रिक जूस हमारा बनता है स्टमक में। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है स्टमक में। ठीक है, एंजाइम पाए जाते हैं और वाटर पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारी केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं उनमें ये HCl वगैरह यूज़ होते हैं, ये एक तरह का क्या है, एसिड है। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होती हैं, कुछ बहुत सारी ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती है स्टमक की दीवार पे। वही क्या करती है, जब भी हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, हमारी ब्रेन को पता है कि इस टाइम पे खाना खाएगी, तो उस समय वो क्या करता है, ऑक्जेंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सीक्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो मैं डेली सुबह 8 बजे नाश्ता करती हूँ। ठीक है, दिन में 1 बजे लंच करती हूँ और रात को डिनर में 6 या 7 बजे डिनर करती हूँ। तो क्या होगा, मेरे ब्रेन को मेरा टाइम पता है कि इस टाइम पे ही क्या करेगी, खाना खाएगी, तो वो उसी टाइम पे
क्या करेगा, ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, अगर मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे खाना नहीं खा रही हूँ और HCl सीक्रेट होता जाता है, उस टाइम पे उसे खाना नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, वॉल को, जो हमारे स्टमक की वॉल है, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक, नहीं, इसको हम बोलते हैं पेप क्या बोलते हैं इसको हम, हाँ, इसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो यही पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर में यही तो होता है कि उस समय जिस टाइम पे मैं खाना खाती थी, ब्रेन को पता था वो रोज़ उसी टाइम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट कर रहा है, लेकिन मैं खाना खा नहीं रही हूँ, वो एसिड इतना हार्मफुल है कि उसे खाना तो मिल नहीं रहा एक्ट करने के लिए, वो क्या करेगा, फिर मेरी वॉल के साथ ही एक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब वो मेरा वॉल के साथ एक्ट करेगा स्टमक की, ठीक है, स्टमक की वॉल के साथ एक्ट करेगा तो स्टमक की वॉल को डैमेज करने लगेगा। इसी को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं और वाटर होते हैं। ठीक है, ये सब मिक्स होकर के सीक्रेट होता है। ठीक है, इस यहाँ जो फूड है उसको हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि मुंह में जो फूड था, जब हम उसे मुंह में च्यू कर रहे थे फूड को, तो वहाँ हमने क्या बोला था, बोलस बोला था। अब वो जब वो खाना स्टमक में आ गया तो हम उस खाने को क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। ठीक है, फिर हम उस खाने को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे क्या है, अब हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है, पेप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिनोजन एंजाइम क्या है, हमारा पेप्सिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, हमारे स्टमक में क्या है, पेप्सिनोजन एंजाइम है, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, पेप्सिन की। तो जब पेप्सिनोजन को क्या मिल जाएगा, HCl मिलेगा, तब पेप्सिन अपने एक्टिव फॉर्म में वापस आ जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना। तो जब तक उसको HCl नहीं मिलेगा पेप्सिन को, वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में हमारे स्टमक में पड़ा रहेगा। फिर क्या होगा, हमारा HCl जब उसे मिल गया, HCl सीक्रेट हुआ, वो पेप्सिनोजन के साथ जुड़ा, तो वो क्या करेगा, पेप्सिन बना देगा उसको। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन आ जाएगा। फिर ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा पॉलीपेप्टाइड्स में जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, यहाँ HCl का काम क्या है, HCl का काम है एक तो प्रोटीन को डीनेचर करना। डीनेचर का मतलब क्या है, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा फुला देता है, स्वेल कर देता है, थोड़ा मोटा कर देता है, ताकि उसमें जो पेप्सिन एंजाइम है आसानी से उसको तोड़ सके, प्रोटीन को। ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम है वो आसानी से प्रोटीन को तोड़ सके। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, प्रोटीन को थोड़ा हल्का कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, थोड़ा आसानी से उस पर पेप्सिन एंजाइम उसे तोड़ सके। तो HCl का एक तो काम ये है। दूसरा, जो हमारे मुंह में एंटीबैक्टीरियल था, लाइसोजाइम जिसे हमने बोला था, जब वो कुछ बैक्टीरिया इतने हार्मफुल होते हैं कि वो लाइसोजाइम से भी बच जाते हैं, तो ये क्या करता है, HCl उन बचे हुए बैक्टीरिया को भी मार देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है HCl। ठीक है, तो HCl का मेन दो काम होते हैं हमारे उसमें। एक तो एसिडिक एनवायरनमेंट देना पेप्सिन को काम करने के लिए, पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, प्रोटीन को डीनेचर कर देना, प्रोटीन को थोड़ा बहुत उसका नेचर थोड़ा सा आसान कर देना, ताकि पेप्सिन उसे अच्छे से तोड़ सके, और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया बचे खुचे हैं उनको ख़त्म कर देना। ये हमारे HCl का काम है। ठीक है, जो हमारे मुंह से बच गए हैं, जो हमारे बकल कैविटी से बच के बैक्टीरिया आ गए हैं स्टमक तक, ये उनको ख़त्म कर देता है। इसके बाद कोई भी बैक्टीरिया हमारा नहीं बचता है, नहीं तो हमारा क्या होगा, वो हमें बॉडी में हार्मफुल हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, फिर है हमारा रेनिन एंजाइम है। अब स्टमक में ना एक एंजाइम और पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रेनिन एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं वैसे तो। जेलेटिन एंड कोलेजन एंजाइम भी हमारे स्टमक में पाया जाता है। जेलेटिन और कोलेजन को हमारा जेलेटिनेज एंजाइम जो है वो तोड़ता है। तो ये जेलेटिनेज एंजाइम भी हमारे स्टमक में पाया जाता है। जेलेटिन और कोलेजन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, जेलेटिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं बॉडीज़ में। ठीक है, इन प्रोटीन को किस में तोड़ता है, वो जेलेटिनेज एंजाइम जो है इन प्रोटीन को भी छोटे अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा रेनिन एंजाइम हमारा पाया जाता है। रेनिन एंजाइम किस में पाया जाता है, इन्फेंट की बॉडी में पाया जाता है, यानी कि इन्फेंट के स्टमक में हमारा रेनिन एंजाइम बनता है। क्योंकि क्या करता है, ये एकमात्र एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन, केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम का काम क्या है, रेनिन एंजाइम का काम है जो हमारी मिल्क प्रोटीन, केसीन प्रोटीन है, उसको तोड़ना। ठीक है, जब भी मैं दूध पीती हूँ, एडल्ट की बॉडी में जो मिल्क प्रोटीन है, केसीन है, जो 80% दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो केसीन प्रोटीन होता है, बाकी का 20% वे प्रोटीन पाया जाता है। तो वे प्रोटीन तो मेरी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो केसीन प्रोटीन है वो मेरी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। जो पनीर भी हम उस प्रोटीन को बोलते हैं, तो वो बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो सिर्फ किसकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, छोटे बच्चों की बॉडी में डाइजेस्ट
डाइजेस्ट होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की बॉडी में क्या पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, यही रेनिन एंजाइम सिर्फ 2 साल तक हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम बड़े होते हैं, ये एंजाइम हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टमक में जो इन्फेंट के स्टमक में क्या पाया जा सकता है, जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है, और ये केसिन प्रोटीन यानी कि मिल्क प्रोटीन जो होता है हमारा, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे स्टमक में क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है। ये क्या करता है, जब भी मैं खा रही हूँ तो मेरे खाने में जो विटामिन B12 है, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाता है, और ये विटामिन B12 के साथ जुड़ करके जब स्मॉल इंटेस्टाइन में उस विटामिन B12 को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करेगी, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब करने में विटामिन B12 को हेल्प करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा या कम होगा या किसी कारणवश वो विटामिन B12 के साथ ऐड नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी और हमारी बॉडी में विटामिन B12 जो है वो यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पाया जाता है स्टमक में। इसका काम क्या है, विटामिन ग्लाइकोप्रोटीन है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्बेंसी में हेल्प करता है जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा विटामिन B12। तो ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस के सारे काम थे। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें जो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, पेप्सिनोजन एंजाइम्स में पाया जाता है। जब HCl उसके साथ मिलता है तो वो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। HCl हमारा 2 काम करता है बेसिकली, या फिर ये भी करता है, पेप्सिन को एक्टिव करने का काम भी करता है, एक तो प्रोटीन को डीनेचर करने का काम करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इस स्टमक में रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है स्टमक के इन्फेंट के स्टमक में, तो ये क्या करता है, हमारे केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारा विटामिन है B12 की एब्जॉर्बेंसी में हेल्प करता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास क्या है, ये पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, लगभग 600 से 800 ml तक का पेनक्रियाटिक जूस ये सीक्रेट करता है। कौन, पेनक्रियाज हमारा। तो सीक्रेट रिलीज होना स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या करता है, पेनक्रियाज से जो भी पेनक्रियाटिक जूस बन रहा है वो कहाँ छोड़ देता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, कोलेजिनेज, इलास्टेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं पेनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, और ये क्या होता है, एल्कलाइन नेचर में होता है। कौन सा नेचर पाया जाता है इसका, एल्कलाइन नेचर पाया जाता है। ठीक है, किसका, पेनक्रियाटिक जूस का। ठीक है, कौन सा नेचर पाया जाता है, एल्कलाइन नेचर पाया जाता है। इसका रीज़न है ना, देखो अगर गैस्ट्रिक जूस जो है वो तो एसिडिक था, अब उसने क्या किया, अब हमारा जो हमारा स्टमक है उसके जो अंदर की लेयर है उसमें एक प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है जो गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl के हार्मफुल इफेक्ट से हमारे स्टमक को तो बचाती है, लेकिन खाना वहाँ क्या हो गया है, एसिडिक हो गया है। ठीक है, लेकिन वो एसिडिक खाना अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा वो लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं है, जो हमारे स्टमक में है प्रोटेक्टिंग लेयर, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाई जाती है, तो वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डैमेज करना शुरू कर देगा। इसीलिए ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज और बाइल जूस जो है ये दोनों ही एल्कलाइन है, ताकि क्या हो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना आ रहा है उस खाने को क्या कर दे, ये अल्कलाइन मीडियम में ला दे या फिर न्यूट्रल मीडियम में कर दे, ताकि क्या होगा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है जो एसिड से डैमेज हो सकती है वो डैमेज नहीं होगी। ठीक है, तो पेनक्रियाज क्या है, ये हमारा अल्कलाइन नेचर है, खाने को क्या करता है, खाने की एसिडिटी को घटा देता है। ठीक है, ताकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये इसलिए क्या करेगा, हमारा फूड की एसिडिटी को घटा देगा, क्योंकि इससे पहले जो गैस्ट्रिक जूस है यहाँ पे खाना क्या हो गया है, एसिडिक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे खाना क्या हो गया था, एसिडिक हो गया था खाना। अब वही खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में वो प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं है जो स्टमक की वॉल में पाई जाती है, जो हमारा आमाशय है ना उसकी वॉल में जो पाई जाती है वो यहाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसलिए ये पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे अल्कलाइन है, ताकि वो क्या करेंगे, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में या फिर न्यूट्रल कर देंगे एसिडिक फूड को। इससे क्या होगा, हमारी जो वॉल है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डैमेज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पेनक्रियास हमारा 600 से 800 ml पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है पर डे, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट कर देता है इस रिलीज़ को। पेनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन होता है नेचर में, और ये क्या करता है, फूड की एसिडिटी को घटाता है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, कोलेजिनेज और इलास्टेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है ये वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है ट्रिप्सिनोजन। अब यही है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो
पेनक्रियाटिक जूस का जो पेनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिनोजन पाया जाता है वो क्या है, ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस में क्या पाया जा रहा है, ट्रिप्सिनोजन पाया जा रहा है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, वो प्रोटीन का उस समय डाइजेशन उस फॉर्म में नहीं कर सकती, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव हो जाती है, ट्रिप्सिन फॉर्म एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ जाके ये प्रोटीन का डाइजेशन करना शुरू कर देती है। यही ट्रिप्सिन क्या करता है, एक काइमोट्रिप्सिनोजन करके एक एंजाइम और होता है, ये काइमोट्रिप्सिनोजन भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म मतलब कुछ काम नहीं करता, निष्क्रिय फॉर्म है ये, तो ये कुछ काम नहीं करता काइमोट्रिप्सिनोजन, लेकिन ये ट्रिप्सिन के साथ मिलकर काइमोट्रिप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये किसमें पाया जा रहा है, हमारा पेनक्रियाटिक जूस में पाया जा रहा है अभी तक, ठीक है। फिर है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस भी क्या है, अल्कलाइन होता है नेचर में। ये क्या करता है, प्रोड्यूस बाय लीवर, ये लीवर से बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कवर फैट ड्रॉपलेट सरफेस, तो फैट ड्रॉपलेट कैन नॉट अटैच ईच अदर इवनली डिस्पर्स इन वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रोकन फैट ड्रॉपलेट, ये क्या करता है, जो हमारे ब्रोकन फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट, जो हमारे फैट की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। और ये क्या, इससे ही क्या होता है, हमारे फैट का आगे जाके डाइजेशन होने में सुविधा होती है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अलावा बाइल जूस क्या करता है, जो इसने छोटी छोटी बूंदें तोड़ी है ना फैट की, उन बूंदों के ऊपर एक लेयर भी बना देता है, ताकि वो बूंदें वापस आपस में एक दूसरे के साथ चिपक ना पाए, और जो वाटर है उसमें इवनली डिस्पर्स हो जाए, ठीक है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इवनली डिस्पर्स रहे, वो एक दूसरे से मिले नहीं, ठीक है, सब बिखरी बिखरी रहे सब में एक समान, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसमें जो लाइपेज एंजाइम है वो आसानी से उसको तोड़ सकेगा। बड़ी बूंद को तोड़ने में लाइपेज एंजाइम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसे आसानी से नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन छोटी छोटी बूंदों को लाइपेज एंजाइम आसानी से तोड़ देगा फैट की, ठीक है। फिर वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर सकता है लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो ये काम कर रहा है हमारा बाइल जूस। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है, अब देखो ये सब हमने पढ़ा, इसमें हमने ये देखा कि ये तो देखो हमारा क्या था, ये हमारा ये हमारा स्टमक है, ठीक है। ये हमने जो अभी स्टमक देखा था, ये स्टमक है। स्टमक की जो अंदर की लेयर देख रहे हो आप, ये प्रोटेक्टिंग लेयर होती है ये, ठीक है। ये क्या करती है, एक लेयर होती है जो एसिडिक, जो हमारा HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे इसको डैमेज होने से बचाती है लेयर को, ठीक है, अंदर की स्टमक को डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। तो ये हमारा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, ये हमारा पेनक्रियाज है, ठीक है, जो मैंने बताया था ना, जहाँ पेनक्रियाज में अभी वो बन रहा था पेनक्रियाटिक जूस, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा ये पेनक्रियास है, ठीक है। ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, जो हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा बाइल जूस बनाता है लीवर, ठीक है। बाइल जूस कौन बनाता है, ये लीवर, ठीक है। बाइल जूस बनाता है ये लीवर, ठीक है, ये लीवर है। ये बाइल जूस लीवर बनाता है, यही क्या करती है, फैट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने में हेल्प करता है बाइल जूस बना के कहाँ छोड़ देता है, ये गॉल ब्लैडर में दे देता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है बाइल जूस, और ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर छोटी सी वो होती है, जैसे थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है ये, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर जो है स्टोर रहता है, ठीक है, सॉरी, जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर रहता है, ठीक है। ये बाइल जूस जब भी जरूरत पड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बाइल जूस का स्ट्रक्चर था। इसके बाद नेक्स्ट है अब है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बाइल जूस से जो भी आया, अब वो कहाँ आया, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आकर के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है हमारा बाइल जूस, जितने भी बाइल जूस वगैरह होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने देखा था अपने खुद की भी एंजाइम पाए जाते हैं, तो सब क्या करते हैं, ये बचे खुचे जितना भी ऊपर से टूटा है हमारा फूड, और बचा खुचा फूड ये तोड़ देता है, ठीक है। अब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बचा खुचा स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देखा था, जैसे सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम तोड़ दे रहा था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमारा पूरी तरीके से अमीनो एसिड टूट गया था, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया था हमारा प्रोटीन, फैटी एसिड हमारा बन गए थे। तो ये सब तीनों चीज़ें हमारी कहाँ बन जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बन जाती हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं अभी जो हमने टेबल देखी थी। इसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विलाइज बोलते हैं, ठीक है, विलाइज बोलते हैं। ये देख रहे हो आप, तो इनका काम क्या होता है, ये सब विलाइज है ये, ठीक है। इनका काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में पाई जाती हैं ये,
विलाइस, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये जो आप विलाइस देख रहे हो ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में पाई जाती हैं। इनके अंदर ये देखो ये, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, ये क्या करती है, जो हमारा अमीनो एसिड है और जो हमारा प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बना है, कार्बोहाइड्रेट टूट के जो हमारा सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बना है, और हमारा जो लिपिड है, लिपिड टूट के जो फैटी एसिड में बना है, ये इनको लेती है अपने अंदर और लेकर के कहाँ छोड़ देती है, जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, ये ब्लड वेसल्स में भेज देती है, ठीक है। ये आपको यहाँ से ब्लड वेसल्स जो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो भी हमारा सिंपल यूनिट बनी है, तो सिंपल यूनिट को लेकर के वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में भेज देगा, ठीक है। सिंपल यूनिट जो बनी है उनको यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल्स में भेज देता है इनको, ठीक है। तो ये हमारा मेन स्मॉल इंटेस्टाइन का यही काम है, बचा खुचा डाइजेशन करना। और जितनी भी हमारी ये बनी हुई हैं विलाइज होती हैं इसकी दीवारों में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी दीवारों में देखो ये सब विलाइज पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या विलीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारा लेकर के न्यूट्रिएंट्स को कहाँ छोड़ देती हैं, हमारी जो ये दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स में दे देती है। और ये ब्लड वेसल्स जो सारे न्यूट्रिएंट्स को कहाँ ले जाती हैं, हर एक सेल तक उनको लेके जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का काम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या है, अपर पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम क्या करता है, हमारा बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है, ये हम देख चुके हैं। तो बाइल जूस क्या करता है, फैट को इमल्सीफाई फैट एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडियम ऑफ काइम। जो हमारा स्टमक से जो फूड आ रहा है यानी कि काइम जो आ रहा है उसका एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिडिक मीडियम उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देगा बाइल जूस। और जो फैट है उसको इमल्सीफाई करेगा, फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा बाइल जूस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाइपेज है, फिर लाइपेज क्या करेगा, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो बचा कुचा सारा डाइजेशन हमारा हो चुका है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। अब इसके अलावा हमने देख भी लिया है, पूरा टेबल पे हम देख चुके हैं, जो हमने टेबल पढ़ी थी उसमें हमने ये देख चुके हैं। इसके बाद जो विलाइज होती है क्या करती है, एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स। विलाइज में विलीज का काम क्या होता है, जो हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उनको अवशोषित करने का काम करती है, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और फिर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ तक, सेल तक। तो वही जब उन्होंने एब्जॉर्ब किया और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कहाँ भेज दिया, ब्लड वेसल्स में भेज दिया। जो हमारी नसें हैं, ब्लड की जो नसें घूमती है, जिनके अंदर ब्लड घूमता है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने भेज दिया। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को ले करके उन्होंने सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू सेल्स, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कहाँ पहुंचा दिया, हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया। और न्यूट्रिएंट्स ने अपना अपना काम कर लिया। जैसे ग्लूकोज क्या करेगा, कोशिका में जाएगा, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में टूट करके हमें एनर्जी देगा हमारी बॉडी को, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा विलाइस, ठीक है। तो विलाई में हमारे दो तरह की होती है, एक तो ब्लड वेसल्स होती है, एक लिम्फ वेसल्स होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या करती है, जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया, इनको एब्जॉर्ब करती है हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, मिनरल्स को, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, ब्लड वेसल्स का। इसी के साथ यहाँ पे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दीवार में ब्लड वेसल्स के साथ साथ लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। लिम्फ वेसल्स का काम क्या होता है, लिम्फ वेसल्स का काम होता है फैटी एसिड और फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। ये क्या करती है, सिर्फ फैटी एसिड और फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है वो सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो फैटी एसिड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उनके लिए अलग तरह की वेसल्स दी गई हैं जो है लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स का काम क्या है, फैटी एसिड और फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें वो पाई जाती है विलाइस पाई जाती है। विलीस क्या करती हैं, जितने भी हमारे दो तरह की होती हैं, ब्लड वेसल्स और हमारा लिम्फ। इसके अंदर दो तरह की वेसल्स पाई जाती है, एक तो ब्लड वेसल हो गया, एक लिम्फ वेसल्स हो गया। ब्लड वेसल हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और हमारा मिनरल्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करती हैं, अपने अंदर लेती हैं और फिर ब्लड में छोड़ देती हैं। इसी तरीके से लिम्फ वेसल्स क्या करती है, फैटी एसिड और फैट सॉल्युबल विटामिन को लेकर के ब्लड में छोड़ देती है, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बचा खुचा डाइजेशन कर देना और जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेकर के ब्लड तक पहुँचा देना, ठीक है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसके बाद जो बचा खुचा वेस्ट मटीरियल है वो कहाँ जाएगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वेस्ट मटीरियल
वाला बॉडी में, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अनएब्जॉर्ब फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जो वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वाटर एंड जूसेस को एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड हो जाएगा हमारा, जो बॉडी से बाहर, अब जो गंदी बॉडी से बाहर बचा कुचा वेस्ट मटेरियल निकलना है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर के जितने भी जूसेस थे और वाटर था वो क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन दोबारा से लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। फाइबर, बाइल सॉल्ट, बैक्टीरिया, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या होगा, ये फालतू चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगी फिर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो सेल्स जा रही हैं, अब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स में गए हैं और हमारी बॉडी में 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगे सारे सेल्स, जिनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने ग्लूकोज खाया था, ग्लूकोज मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाकर के ग्लूकोज में टूट गया, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने वो टूटा हुआ ग्लूकोज कहाँ पहुँचा दिया, मेरी ब्लड में छोड़ दिया, ठीक है। वो ब्लड जो है उस ग्लूकोज का कहाँ लेके आई, मेरी ब्लड सारी सेल्स में, कोशिकाओं तक पहुँचा दिया। कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में वो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये वहाँ क्या होगा, वहाँ मेटाबॉलिज्म होगा उसका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वहाँ उसका क्या हो जाएगा, वो कैटाबॉलिज्म होगा उसका। मेटाबॉलिज्म में हमारी 2 प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में वो ग्लूकोज और फर्दर टूटा और टूट करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जब हमारी छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि बहुत सारा ग्लूकोज इकट्ठा होकर हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए मैंने बहुत सारा ग्लूकोज खाया, वो ग्लूकोज मेरा किस में ग्लूकोज अब मैंने बहुत सारा ले लिया, ग्लूकोज वो मेरे ब्लड में गया, पर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, उसे वापस किस में कन्वर्ट करेगी, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के पास भेज देगी स्टोर होने के लिए, ठीक है। तो जब छोटी छोटी यूनिट जो हैं वो बॉडी के अंदर बड़ी यूनिट बनाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एनाबॉलिज्म होता है, यानी कि कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। एनाबॉलिज्म को ऐसे याद कर लेना, ऐड करने से, जब छोटी यूनिट्स बड़ी यूनिट बना दी है, ठीक है, तो ऐड हो रहा है। जैसे कि मैंने जब अमीनो एसिड टूट करके मेरे ब्लड में आया तो वो अमीनो एसिड वापस प्रोटीन में बनाएगा, वापस प्रोटीन बनाएगा, मसल्स प्रोटीन होती है ना, तो वो अमीनो एसिड वापस प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो अमीनो एसिड का वापस प्रोटीन में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म कहलाएगा, क्योंकि बहुत सारी अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हमारा एनाबॉलिज्म हो गया। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया था, वो टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ग्लूकोज मेरी सेल्स तक गया ब्लड के थ्रू, फिर वापस जाकर के सेल्स में जाकर के वो क्या होगा, वो और फर्दर टूटेगा, तो वो क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। एनर्जी देगा वो। तो जब लार्ज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, जब बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में हमारी 2 तरह की प्रोसेस हो गई, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर, मुझे लगता है बहुत बड़ा हो गया है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब इस लेक्चर को, आज हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट ख़त्म हो गया, कुछ समझ में ना आया हो तो मेरा इसका जो एक बड़ा वीडियो मैंने बना रखा है उसमें पूरा अच्छे से न्यूट्रिशन और भी बेहतर तरीके से लॉन्ग नोट्स के थ्रू सिखाया गया है, उसमें काफ़ी सारे नोट्स हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है इसमें ही समझ में आ जाना चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है और इतना ही एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।